हेलो दोस्त, कैसे हो? मैं नवनीत। आज से हम लोग बायोलॉजी पढ़ना शुरू करेंगे, जो कि बिहार पुलिस में सबसे ज़्यादा मार्क्स कोई सब्जेक्ट का है तो बायोलॉजी का ही है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो सेल है। उसको आज हम पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दूं कि मेरा नाम नवनीत कुमार है। मैंने 19,838 में फर्स्ट अटेम्प्ट में मात्र 3 माह पढ़ के क्रैक किया था। चलिए आज हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे उसके बारे में शॉर्ट में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कोशिका की खोज देखेंगे। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक रहेगा उसमें कोशिका सिद्धांत रहेगा, और तीसरा जो टॉपिक रहेगा कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, इसको देखेंगे। उसके बाद पांचवा जो टॉपिक रहेगा कोशिका के जो महत्वपूर्ण 3 कार्य क्षेत्र हैं उसको बारे में पढ़ेंगे, जो कि 3 महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे कि केंद्रक एक है, कोशिका झिल्ली है, और एक कोशिका भित्ति भी है। इस तरह से 3 हैं। उसके बाद कोशिका द्रव भी एक है, जिसमें केंद्रक को हम जो 10 महत्वपूर्ण आगे आने वाला वीडियो में जो 10 महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे उसमें केंद्रक को पढ़ेंगे। यहाँ पे 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि आपको देख रहे हैं बोर्ड पे। कोशिका झिल्ली हो गया, कोशिका भित्ति हो गया, कोशिका द्रव्य हो गया। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कोशिका की खोज कैसे हुई। कोशिका की फर्स्ट टॉपिक क्या है? कोशिका का खोज, जिसमें सबसे पहले जो वैज्ञानिक का नाम आता है कोशिका की खोज करने में, रॉबर्ट हुक आता है। तो रॉबर्ट हुक एक ऐसा वैज्ञानिक था जिसने कोशिका के बारे में जानकारी सबसे पहले प्राप्त किया। तो इसीलिए कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक के नाम जाता है? रॉबर्ट हुक के नाम। खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। देखिए, इसको याद करने का ऐसा ट्रिक है। हुक मतलब क्या? हुक से किस चीज़ को निकालते हैं? जहाँ पे कोई मोटा चीज़ नहीं जाता है तो उसे हुक पतला चीज़ से निकालते हैं। तो आप ये इस तरह ध्यान रखिएगा कि कोशिका जो आप जानते हैं कोशिका की बहुत छोटी होती है, तो छोटी चीज़ को कैसे निकालेंगे? हुक से निकालेंगे। तो इसलिए कोशिका खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। अब इसके बाद कोशिका की अध्ययन करने वाले आगे वैज्ञानिक आए, उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन क्या किए? तो रॉबर्ट ब्राउन थे जिन्होंने क्या किया? कोशिका के केंद्रक की खोज किया। वो डायरेक्ट कोशिका केंद्रक की खोज तो की है, बट सबसे पहले वो जब कोशिका को अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कोशिका के अंदर क्या गोल गोल रचना वाली कोई आकृति को देखा, जिसे ही बाद में जाकर कोशिका का जिसे ही बाद में जाकर केंद्रक कहा गया। उस समय आपको नहीं कहा गया था कि वो केंद्रक है, बस उन्होंने गोल गोल संरचना ही देखा था, लेकिन बाद में उसी का नामकरण जाकर क्या हुआ? केंद्रक हुआ। इसीलिए केंद्रक की खोज किसके नाम जाता है? रॉबर्ट हुक के नाम जाता है। तो आपको ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन कि कोशिका के केंद्रक की खोज, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन। देखिए, केंद्रक कैसा होता है? आप गोलाकार होता है, तो इसको याद करने का ट्रिक है ब्राउन। माने इसमें जो ब्राउन है क्या है? गोलाकार है। तो इसे याद रखिएगा, गोलाकार मतलब केंद्रक, केंद्रक मतलब खोज किसने किया? तो रॉबर्ट ब्राउन किया। उसके बाद आपको जो वैज्ञानिक है, एक वैज्ञानिक है दुजादिन जब अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने देखा क्या कि जीवित पदार्थों को देखा। उसके अंदर आपको दुजादिन नामक वैज्ञानिक जब कोशिका का अध्ययन कर रहे थे तो उसके अंदर बहुत सा जीवित पदार्थों को देखा, बट उन्होंने जीवित पदार्थों को कुछ नामकरण नहीं दिया, बस जीवित पदार्थ को खोज दिया। और उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए जिन्होंने उसको नाम दिया। उनका नाम था आपको पुरकुंज। जीवित पदार्थों को तो खोज
आपको दुजादी नामक वैज्ञानिक किया, बट उसका नामकरण किसने किया? पुरकुंज। तो कोशिका के अंदर क्वेश्चन आएगा, कोशिका के अंदर जीवित पदार्थ की खोज किस वैज्ञानिक ने किया? तो इसमें आप क्या याद रखिएगा कि दुजादी नामक वैज्ञानिक ने किया। तो लिख देते हैं हम दुजादीन। आप इसको भी याद करने का ट्रिक है। दुजादीन जो वैज्ञानिक है उसके नाम में क्या आ रहा है? जो आ रहा है। जो मतलब क्या? कोशिका के अंदर जो मतलब क्या? जीवित पदार्थ को खोज किया। उसी तरह आपको एक वैज्ञानिक जो हम बताएं पुरकुंजे क्या किया? पुरकुंजे मतलब क्या? पुरकुंजे के नाम में क्या आ रहा है? प आ रहा है। प मतलब पुकारा, किसी का नामकरण किया, मतलब पहला बार पुकारा, यानी वही नाम उसका पड़ गया। तो पुरकुंजे उसका नाम, जो जीवित पदार्थ था वो खोज तो ये किया, और नामकरण यहाँ पे लिख दीजिएगा। नामकरण किसने किया? जीव द्रव्य, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। देखिए बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछता है इंग्लिश में भी पूछ सकता है, इसीलिए बच्चों को टॉप लगता है। क्योंकि यहाँ अधिकांश जो बच्चे होते हैं हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं, उनका इंग्लिश कमज़ोर होता है, इसीलिए उनको समझने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन हम ऐसा आपको सरल वे में बता रहे हैं कि दिक्कत कोई भी करना नहीं पड़ेगा, इजी से आपको याद हो जाएगा। तो देखिए, कोशिका के अंदर जीवित पदार्थ की खोज किसने किया? तो दुजादी नामक वैज्ञानिक। इसको याद करने का क्या ट्रिक है कि दुजादीन के नाम में जो आ रहा है, जो मतलब जीवित पदार्थ की खोज। लेकिन जब उसका नामकरण का बात आया तो उसने नाम नहीं दिया, बस जीवित पदार्थ खोज दिया, रहने दिए। उसके बाद वैज्ञानिक आए आपको पुरकुंजे। इस नामकरण किसने? जीव द्रव्य, इसका नामकरण किसने किया था? पुरकुंजे नामक। यहाँ पर लिख दिया पुरकुंजे। नामकरण किसने किया? जीवित पदार्थ जो था उसका नामकरण जीव द्रव्य में किसने किया? पुकारा, मतलब पुरकुंजे। अब आपको यहाँ से कोशिका की खोज में से बस मात्र 4-5 पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। इसको याद करने का क्या ट्रिक है कि कोशिका छोटी होती है तो हम कहीं छोटी चीज़ को कैसे निकालेंगे? हुक से निकालेंगे, यानी कि रॉबर्ट हुक। उसके बाद कोशिका का अंदर केंद्रक की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट ब्राउन किया। इसको याद करने का क्या ट्रिक है कि केंद्रक क्या होता है? गोलाकार मानते हैं, तो गोलाकार होता है। तो गोलाकार जो किसने खोजा? गोलाकार होता है। तो रॉबर्ट ब्राउन के नाम में क्या आ रहा है? बॉ मतलब बी आ रहा है। बॉल मतलब क्या? बॉल गोलाकार होता है। तो इसे ट्रिक से हम याद कर सकते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन ने किया। उसके बाद आपको आया कोशिका के अंदर जीवित पदार्थ की खोज किस वैज्ञानिक ने किया? तो इसमें चूंकि जीवित पदार्थ है तो जीवित पदार्थ कौन वैज्ञानिक? दुजादी नामक वैज्ञानिक ने किया। अब नामकरण के बात करेगा कि जीवित पदार्थ को नामकरण किसने किया? तो पुरकुंजे नामक वैज्ञानिक ने किया। यहाँ पे बस यही। और शरीर के, इसको एक दूसरा डिफिनीशन भी है, शरीर के रचनात्मक। यहाँ पर शरीर के रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को ही क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिका कहते हैं। तो आपको ये डिफिनीशन याद रखना है। शरीर के रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आशा करता हूँ आप अच्छे तरह से समझ चुके होंगे।
अब दूसरा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है कोशिका सिद्धांत। देखिए, कोशिका सिद्धांत जो है ना, दो वैज्ञानिक ने दिया था। एक था एमजे सलाउडेन और टी शवान। उसके बाद से जब ये लोग दिए तो कोशिका सिद्धांत में क्या बोले कि सभी जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं वो कोशिका में ही होती है। और एक और बात ये दोनों जाने बोले कि सभी जो जीव का शरीर होता है किससे बना होता है? कोशिका। जैसा हम लोग सिंपल जानते हैं सभी जीव का शरीर किससे बना होता है? कोशिका से बना होता है। और ये एक और बात बताए कि सभी उपापचयी क्रियाएं किस में होती है? कोशिका में होती है। उसके बाद ये पूरा मतलब कोशिका सिद्धांत पूरा नहीं हो पाया, मतलब कुछ इसमें दोष रह गया। तो इस दोष का सुधार करने के लिए आगे और भी वैज्ञानिक आए, जिसके नाम एक नाम था आर बलचाऊ नामक वैज्ञानिक ने कुछ ज़्यादा सुधार नहीं किया। उसने बस यही जोर दिया उस सिद्धांत में कि जो कोशिकाएं नया कोशिकाएं जो बनती हैं वो पुराने कोशिकाएं ही उसको जन्म देती हैं, ये बात उन्होंने जोर दिया। उसके बाद अध्ययन करने आए डिबेली एम शुल्ज नामक वैज्ञानिक। तो इसने ये बात कहा कि कोशिका जो है शुरू में बनती कैसे है। तो उन्होंने बात कहा कि जीवद्रव्य जो बताए थे आपको हम, जिसने कौन सा वैज्ञानिक खोजा था, रिकॉल कीजिए आप, जो कि नामकरण तो पुरकुंजे किया था, दुयादी नामक ने जीवित पदार्थ की खोज किया था, जो कि बाद में क्या जीवद्रव्य उसी का नामकरण किया गया। तो इन्होंने कोशिका को बताया कि जो बनता है वो छोटी छोटी जीवद्रव्य से बनता है और उसी में केंद्रक होता है। जैसा कि आप जानते हैं केंद्रक खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। यहाँ पे जो केंद्रक होता है किस में होता है? जीवद्रव्य में होता है। एक होता है पैतृक लक्षण, जो कि पैतृक लक्षण होता है जैसे माता पिता के जो गुण होते हैं वो उनके पुत्र में कैसे ट्रांसफर होता है, उसी के अंतर्गत हम उसी लक्षण को पैतृक लक्षण कहते हैं। जैसे कि हम लोग एक आगे आने वाले चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो केंद्रक के द्वारा पैतृक लक्षण का जो ट्रांसफर होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, वो कौन सा वैज्ञानिक ने बताया था? स्ट्रासबर्गर नामक एक वैज्ञानिक था, उसने बताया था। चलिए अब इसका नोट्स बना लेते हैं बोर्ड पे। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? दो वैज्ञानिक था, इसका नाम याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सीधा आएगा। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो आपको लिखना होगा एमजे सलाउडेन, एम.टी. शवान। इसको एमजे सलाइडेन और टी शवान हो गया। एमजे सलाइडेन, एम.टी. शवान। इसमें क्या क्या ये बात बोले हैं? एक नंबर क्या बोले हैं? सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। और दूसरा बात क्या बोले? सभी उपापचयी जो क्रिया होती है कहाँ होती है? कोशिका में होती है। तो आपको ये याद रखना है। क्या दो बात बोले कि सभी जीवों का शरीर किससे बना होता है? तो कोशिका से बना होता है। उसके बाद सेकेंड बात क्या बोले कि सभी उपापचयी क्रियाएं कहाँ पे होती है? कोशिका में होती है। ये पूरा जो सिद्धांत दिया है पूर्ण नहीं हो पाया था, आधा अधूरा सिद्धांत था। इसीलिए दो और वैज्ञानिक आए जिनका नाम आपको क्या नाम था? आपको बताए हुए थे हम, आर बलचाऊ, जिनका नाम एक था। एक वैज्ञानिक, नया वैज्ञानिक आए
आर बचाओ, तब देखिए यहाँ पे लिख देते हैं आर बचाओ। इन्होंने क्या ऐड किया इसमें, ऐड मतलब मान लीजिए प्लस किया, आप लिख दीजिएगा जब नोट्स बनाइएगा तो, रुक रुक के नोट्स भी आप बनाते रहिएगा वीडियो का। आर बचाओ नामक वैज्ञानिक का क्या ऐड किया, ऐड ये किया कि जो न्यू कोशिका बनती है वो किससे बनती है, पुरानी कोशिका से बनती है। जैसे नया कोशिका जो बनती है पुरानी कोशिका से, चाहे नया कोशिका को जन्म, यहाँ जन्म लिख रहे, नया कोशिका को जन्म पुरानी कोशिका देती है। अब देखिए आपको ये बात तो इन्होंने बोल दिया आर बचाओ। एक दो और वैज्ञानिक है जिनका नाम था डी बेरी एम सूर्य, डी बेरी और सूर्य, इन्होंने क्या कोशिका सिद्धांत में ऐड किया, तो इन्होंने बोले, आपको बोले थे कि जो कोशिका होती है किससे बनी होती है, छोटी छोटी जीव द्रव्य से बनी होती है। तो वही बात बोले, कोशिका छोटी जीव द्रव्य से बनी होती है। तो आपको जब आप नोट्स बनाने जाइएगा तो सबसे पहले क्या लिखिएगा, कोशिका सिद्धांत किस दो वैज्ञानिक ने दिया, एमजे सलाउडेन एवं टी सवान। और इन्होंने क्या दो बात बोले, सभी जीवों का जो शरीर है किससे बना होता है, कोशिका से बना होता है, और सभी उपापचयी क्रियाएं कहाँ पे होती है, कोशिका में होती है। लेकिन ये पूरा मतलब कोशिका सिद्धांत नहीं दिया था, आधा अधूरा था। इसमें दो वैज्ञानिकों ने जोड़ा, जिसका एक वैज्ञानिक का नाम था आर बचाओ। इन्होंने क्या किया कि जो नया कोशिका बनता है वो कौन सी कोशिकाएं जन्म देती है, उसको पुरानी कोशिका जो उसमें उपस्थित रहती है वही कोशिकाएं नया कोशिका को जन्म देती है। और उसके बाद एक वैज्ञानिक आए डी बेरी एम सूर्य नामक वैज्ञानिक, जिसने क्या किया तो वो कहा कोशिका आखिर में कैसे बनती है। तो कोशिका जो बनी होती है किससे बनी होती है, छोटे छोटे जीव द्रव्य से, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और इसी में प्रोटोप्लाज्म जो है उसी में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। जो केंद्रक पैतृक लक्षणों को क्या कहता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। तो ये बात किसने बोला आपको, केंद्रक जो होता है पैतृक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी ले जाने का काम कौन करता है, केंद्रक करता है। ये बात किसने बोला, ट्रांसबर्गर। यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ लिख देते हैं हम स्ट्रांसबर्गर नामक वैज्ञानिक ने बोला था। चलिए, अभी तक आशा करता हूँ आप अच्छे तरह से समझ चुके हैं और याद भी कर चुके हैं।
इसका नोट्स बना के आप रिवाइज करते रहिएगा। इससे बाहर एक भी अगर कोशिका सिद्धांत से क्वेश्चन आए तो इससे बाहर कभी नहीं पूछ सकता, क्योंकि मैं एनसीईआरटी को पूरा लेकर चल रहा हूँ। चलिए, उसके बाद अब हमको नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है, कोशिका के आधार पर जीवों के प्रकार हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। तो ये कोशिका के आधार पर जो जीवों का प्रकार पढ़ना है हम लोग, कोशिका के आधार पर जीवों का प्रकार। देखिए, हमको पढ़ना है कोशिका के आधार पे जीवों का प्रकार। बहुत ज़्यादा कोशिका के आधार पर जीवों का प्रकार पढ़ना है। तो इसमें एक आता है एक कोशिकीय जीव, एक कोशिक जीव। दूसरा क्या आता है, बहु कोशिक जीव। देखिए, इसका डिफिनीशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट याद रखिएगा आज का कंपटीशन कहाँ चल गया आप लोगों को पता ही है, कुछ भी पूछ सकता है। तो एक कोशिकीय जीव उस जीव को कहते हैं जो कि जिसमें केवल एक ही कोशिका होती है, वो सभी प्रकार की क्रिया करने के लिए पर्याप्त होती है। बहुकोशिकीय जीव क्या होती है कि इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है जो कि अलग अलग कार्यों के लिए अपनी विशिष्ट होती है। तो ये अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग जो कोशिकाएं विशिष्ट होती है उसे कार्यात्मक सम विभाजन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव का, तो इसका एग्जाम्पल है। आप अगर एग्जाम्पल याद रखेंगे तो आराम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए, एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। इसका एग्जाम्पल याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल में क्या होगा, अमीबा पैरामीशियम, यूग्लिना क्लेमाइडोमोनस, और एक होता है बैक्टीरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवाणु। देखिए, आपको एक कोशिकीय जीव में ये 5 जो जीव है इनको याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यहीं से उठाएगा। ऑब्जेक्टिव में बोलेगा क्या आपको बोलेगा कि एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल इनमें से कौन नहीं है। आपको 3 को दे देगा, एक तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन कुछ भी दे सकता है, लेकिन 3 को इसी में से रहेगा, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनस और जीवाणु। तो आपको इसको याद रखना है। अब हम लोग बहुकोशिकीय जो 2 नंबर में था उसको देख रहे हैं। बहुकोशिक जीव, इसको याद करने का भी तरीका, आप कम से कम 10 बार ऐसे बोल दीजिए, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनस और बैक्टीरिया। अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनस, बैक्टीरिया, ऐसे बोलिएगा 10 बार तो आराम से याद हो जाएगा। हाँ, मैं इसी तरह ही याद रखते हैं। बहुकोशिकीय जीव में आपको क्या आ जाएगा, कवक आ जाएगा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फंगस कहते हैं। दूसरा आ जाएगा पादप आ जाएगा, विकसित जंतु आ जाएंगे, विकसित जंतु। इसमें यही इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, नोट्स भी प्रॉपर बनाइएगा, वीडियो को रोक कर। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं।
अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कोशिका के प्रकार। तो कोशिका कितने प्रकार के होता है? कोशिका 2 प्रकार के होता है। कौन कौन? एक तो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। देखिए प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होता है ना, वो विकसित नहीं होता है। इसमें विकसित नहीं होता है क्यों विकसित नहीं होता है? मतलब अधिक जो कोशिका का अंग को कोशिकांग कहते हैं, वो कोशिकांग भी इसमें नहीं रहता है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि केंद्रक भी इसमें नहीं होता है, बट ये गुणसूत्र होता है, केंद्रक भी नहीं होता है। देखिए अगर केंद्रक किसी में नहीं होगा तो जाहिर सी बात है केंद्रक क्षेत्र भी नहीं होगा, उसके बाद केंद्रक द्रव भी नहीं होगा, उसके बाद केंद्रक झिल्ली भी नहीं होगा इसमें। तो इस बात को सबको याद रखना है। उसके बाद आपको आ गया यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका ठीक इसके अपोजिट है। यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है? विकसित कोशिका होती है। इसे ससीम केंद्रिक कोशिका भी कहते हैं हिंदी में। इसमें जो होता है आपको केंद्रक होता है एक से ना केंद्रक इसमें मौजूद रहता है, और जो गुणसूत्र होता है इसमें एक से अधिक गुणसूत्र रहता है। तो इसकी विशेषताएं हम बोर्ड पे लिखवा रहे हैं, आपको याद रखना है। बहुत इजी है, याद हो जाएगा। एक आप अच्छे से ध्यान से सुन लीजिएगा। तो कौन सा टॉपिक था? कोशिका के प्रकार था, ये तो पढ़ लिए थे, से निकाल देते हैं। कोशिका के प्रकार, इसमें 1 नंबर में आपको क्या पढ़ना है? 1 नंबर में पढ़ना है प्रोकैरियोटिक, और दूसरा क्या पढ़ना है? यूकैरियोटिक। पहले का प्रोकैरियोटिक पढ़ना है और दूसरा आपको यूकैरियोटिक पढ़ना है। तो इसकी विशेषताएं क्या क्या है वो सब हम देख रहे हैं अब। तो ये कैसा अविकसित कोशिका है, अविकसित कोशिका है। तो आप जैसे नोट्स बनाइएगा तो क्या लिखिएगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है? अविकसित कोशिका है। अब इसका दूसरा पॉइंट क्या होता है कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। और तीसरा पॉइंट क्या लिखिएगा कि इसमें केंद्रक, जाहिर सी बात है केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो क्या होगा? केंद्रक क्षेत्र भी नहीं पाया जाएगा। केंद्रक क्षेत्र नहीं पाया जाएगा तो केंद्रक द्रव भी नहीं पाया जाएगा। तो ये लिख लीजिए, केंद्रक क्षेत्र भी नहीं पाया जाता है, केंद्रक क्षेत्र भी नहीं पाया जाता है। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है? इसमें केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है। इसमें केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है। हो गया। और इसका एग्जाम्पल क्या क्या है यूकैरियोटिक कोशिका? तो इसमें एग्जाम्पल भी इसका महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल भी पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, कि पूछेगा प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल क्या है। तो इसमें आप याद रखिएगा, जीवाणु होता है, जीवाणु, और क्या होता है? नील हरित शैवाल होता है। ये जीवाणु और नील हरित शैवाल याद रखिएगा। अब इसमें कह रहा है कि इसमें कोशिका विभाजन होता कैसे है। इसमें कोशिका विभाजन कैसे होता है? एक कोशिका विभाजन कैसे होता है? एक कोशिका से दूसरी कोशिका मतलब नया कोशिका कैसे बनती है? तो अमीबा
अमीबा, अमीबा नहीं, क्या बोलते हैं इसे, उसको अमीबा ना, अरे क्या नाम हुआ था, हाँ, एक मुकुलन विभाजन होता है, जो कि मुकुलन हम लोग पढ़ेंगे कोई, जो क्लास 10th का जब बायोलॉजी हम लोग चालू करेंगे उसमें एक टॉपिक होता है जनन, उसी में जाकर हम लोग मुकुलन विभाजन पढ़ेंगे। तो इसमें जो इसके थ्रू होता है कोशिका विभाजन, मुकुलन, मुकुलन, मुकुलन से होता है मुकुलन द्वारा कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें जो होता है क्या होता है, सूत्री विभाजन नहीं होता है, सूत्री विभाजन नहीं होता है। तब तक आप लोग देखिए और इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए नोट डाउन अब तक कर लिए होंगे, आशा करता हूँ। देखिए इसमें क्या था, प्रोकैरियोटिक, देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कोशिका के प्रकार पढ़ रहे हैं, जिसमें क्या क्या पढ़ना है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, अविकसित कोशिका होती है, और इसमें क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। जब केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो केंद्रक झिल्ली भी नहीं पाई जाएगी, केंद्रक क्षेत्र भी नहीं पाया जाएगा। उसके बाद आपको इसमें कितना गुणसूत्र पाया जाता है, एक गुणसूत्र पाया जाता है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, जीवाणु और नीलहरित शैवाल है, जैसा कि आप जानते हैं। और इसमें कोशिका विभाजन कैसे होता है, मुकुलन विधि द्वारा होता है, जो कि मुकुलन हम लोग आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे विस्तार से। और इसमें सूत्री विभाजन नहीं होता है, और इसका साइज जो होता है ना, वो यूकैरियोटिक कोशिका कंपेरिजन में छोटा होता है। क्या होता है, ये नोट कर लीजिएगा, छोटा होता है, ठीक है। अब हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपको लगभग ऐसा ही है, लेकिन इसका उल्टा है वो। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट तब तक ले लीजिए आपका। यूकैरियोटिक, दूसरा पन है यूकैरियोटिक कोशिका। देखिए यूकैरियोटिक कोशिका क्या है, ये क्या है, प्रोकैरियोटिक क्या था, अविकसित था, तो ये क्या है, विकसित है, विकसित है। और इसमें फर्स्ट पॉइंट तो ये होगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें केंद्रक पाया जाता है, पाया जाता है। और तीसरा पॉइंट क्या था, देखिए केंद्रक पाया जाता है, तो केंद्रक द्रव भी पाया जाएगा, केंद्रक झिल्ली भी पाया जाएगा। तो इसमें लिखिए केंद्रक झिल्ली और क्या लिखेंगे, केंद्रक झिल्ली भी पाया, केंद्रक क्षेत्र भी पाया जाता है, केंद्रक क्षेत्र भी पाया जाता है। आपको लिख लेना है, केंद्रक क्षेत्र भी पाया जाता है और केंद्रक झिल्ली भी पाई जाती है। इसमें जो गुणसूत्र होता है एक से अधिक गुणसूत्र
पाया जाता है। उसमें क्या था, प्रोकैरियोटिक में एक ही मात्रा गुणसूत्र पाया जाता है, केंद्रक पाया ही नहीं जाता था। बट इसमें क्या है कि एक से अधिक गुणसूत्र पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें जो कोशिका विभाजन होता है किसके द्वारा होता है, समसूत्री विभाजन, समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन के थ्रू होता है। इसमें जो कोशिका विभाजन किसके थ्रू, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के थ्रू होता है। तो आपको यूकेरियोटिक कोशिका की विशेषताएं यही है। देखिए आजकल क्वेश्चन जो पूछ रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो ऐसा स्टेटमेंट बेस्ड आ रहा है। साइंस का कोई भी सवाल ऐसा बिहार दरोगा 70 से 99 में ऐसा नहीं था जो स्टेटमेंट बेस्ड ना हो। इसलिए आपको थ्योरी तो एकदम अच्छे तरह से पढ़ना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको अच्छे तरीके से ये सब जितना इसका पॉइंट है, की पॉइंट, इसको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो पूछ देगा, स्टेटमेंट 3 को बना देगा, कहेगा इस स्टेटमेंट 3 में से कौन सा सही है। जैसे कह देगा यूकेरियोटिक कोशिका विकसित होता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है, और इसमें पूछ देगा मात्र एक ही क्या बोलते हैं गुणसूत्र पाया जाता है। तो आपको मात्र एक गुणसूत्र किसमें पाया जाता है, वो तो प्रोकैरियोटिक में, तो प्रोकैरियोटिक में एक मात्र गुणसूत्र पाया जाता है, तो लास्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आप टिक आउट कर लीजिएगा। इसीलिए आपको पूरा डिटेल में पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अब चलिए, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे तरह से समझ चुके होंगे, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट्स बना लीजिएगा अच्छे तरह से, वीडियो को रोक कर। अब इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कोशिका के 3 कार्य, महत्वपूर्ण 3 कार्य क्षेत्र, जिसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, कोशिका झिल्ली पढ़ना है, कोशिका भित्ति और कोशिका द्रव। एक चौथा है केंद्रक। तो केंद्रक को हम लोग आगे 10 इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होगा उसमें केंद्रक को एक्सप्लेन आगे जाकर करेंगे। अभी तब तक हम लोग 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र जो था उसको बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए कोशिका झिल्ली जो होती है क्या होती है, ये किसकी बनी होती है, सबसे पहले हम ये बात करते हैं। तो कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। और कोशिका झिल्ली कैसी होती है, तो अर्धपरगम्य होती है। ये वर्णात्मक परगम्य झिल्ली भी कहा जाता है, क्योंकि होता क्या है कि इसमें से सभी पदार्थ पास नहीं कर पाते हैं, कुछ विशेष पदार्थ ही पास कर पाते हैं, इसीलिए वर्णात्मक परगम्य झिल्ली भी कोशिका झिल्ली को कहा जाता है। तो इसको नोट्स हम लोग बना लेते हैं। नोट्स में क्या है, पहले का किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। ये कैसी होती है, तो अर्धपारगम्य होती है। ये जो होती है ये विशेष पदार्थ को ही अपने से होकर
जाने देती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली बोलते हैं। देखिए ये जो कोशिका झिल्ली है अर्धपारगम्य होती है और ये अपने से होकर जो विशेष पदार्थ होता है उसी को जाने दे, सभी पदार्थों को अपने से पार नहीं होने देती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। उसके बाद ये कैसा होता है, जीवित होता है। कोशिका झिल्ली कैसी होती है, जीवित होती है। तो यही जो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है कोशिका झिल्ली के अंतर्गत। अब कोशिका के अंदर जो पदार्थ का जो आवागमन होता है वो कौन सा प्रक्रिया द्वारा होता है, तो विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। एक विसरण प्रक्रिया होता है, विसरण एक क्या है, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। विसरण जो होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि हाई सांद्रता से लो सांद्रता, यानी लो सांद्रता की ओर कोई पदार्थ गमन करता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको डिफ्यूजन यानी विसरण बोलते हैं। तो डिफ्यूजन प्रक्रिया के थ्रू ही जो होता है कोशिका के अंदर क्या होता है, पदार्थों का अवगमन होता है। तो किसके द्वारा होता है, विसरण। कोशिका के अंदर पदार्थ का आना जाना कोशिका के अंदर पदार्थ का आना जाना किस प्रक्रिया से होता है, विसरण से। और विसरण से एक और भी क्रिया होता है जो कि हम लोग प्रकाश संश्लेषण देखते हैं। पौधे में जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है वो किस प्रक्रिया द्वारा होता है, विसरण द्वारा। तो आप एक और पॉइंट लिख दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछते रहता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान, इस आदान क्या होता है, जैसे CO2 लेता है और ऑक्सीजन देता है। चलिए यहाँ तक हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ तक आप कोशिका झिल्ली में क्या क्या याद रखेंगे। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसका नेचर क्या है, अर्धपारगम्य है। अर्धपारगम्य क्यों कहते हैं, क्योंकि यह अपने से एक विशेष पदार्थ को ही होकर निकलने देती है, सभी पदार्थों को नहीं निकलने देती है। उसके बाद आपको है इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली कैसी होती है, जीवित होती है। और कोशिका का एक परासरण प्रक्रिया होता है जो कि कोशिका के अंदर पदार्थों का आवागमन किस प्रक्रिया के थ्रू होता है, तो विसरण प्रक्रिया के थ्रू होता है। और जो पौधे होते हैं उसमें गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो वो भी विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। तो इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट को आपको याद रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे 3 महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र के अंतर्गत। दूसरा टॉपिक जो कि पढ़ेंगे क्या होगा, कोशिका भित्ति होगा। कोशिका भित्ति, देखिए कोशिका भित्ति जो होता है, जैसे शैवाल हो गया, शैवाल, कवक, जीवाणु और पादप। शैवाल, कवक, पादप और जीवाणु में पाया जाता है। शैवाल, कवक और जीवाणु में पाया जाता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि
सबसे इम्पोर्टेंट कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है, तो शैवाल, कवक और जीवाणु में पाया जाता है। और दूसरा पॉइंट हम लोगों को याद क्या रखना है कि जो कोशिका भित्ति होती है ये कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है। ये कैसा होती है, मृत होती है। देखिए कोशिका जो झिल्ली होती है वो जीवित होती है, बट कोशिका भित्ति क्या होती है, मृत होती है, मृत। और तीसरा क्या हम लोग को याद करना है, दीर्घ, मृत और दीर्घ, यहीं पे लिख लीजिए। मृत और दीर्घ मतलब क्या, मजबूत, दीर्घ कठोर, दीर्घ, मृत और दीर्घ होती है। आपको तीसरा याद रखना है कि ये कैसा होता है। देखिए कोशिका जो झिल्ली होती है वो अर्धपारगम्य होती है, लेकिन ये क्या होती है, पारगम्य होती है, पारगम्य। हो गया आपको पारगम्य। इतना जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको याद रखिएगा। तो कोशिका आराम से कोशिका भित्ति से अगर कोई यहाँ एक पॉइंट और है, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से, सेल्यूलोज से बनी होती है। देखिए कोशिका झिल्ली क्या थी, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, लेकिन कोशिका भित्ति कहाँ पर पाई जाती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। एक और पॉइंट है, कोशिका भित्ति किसमें नहीं पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो होता है जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति किसमें नहीं पाई जाती, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से जो परिवर्तनीय माध्यम होता है, कोई भी चेंज होता है तो कोशिका जो जंतु कोशिका होती है वो झेल नहीं पाती है, लेकिन कोशिका भी जो जिसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है वो आराम से परिवर्तनीय माध्यम को झेल पाती है, यानी जीवित कुछ समय तक रह सकती है। अब हम लोगों का कोशिका भित्ति के अंतर्गत ही एक टॉपिक है जीवद्रव्य संकुचन। अभी तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हट गया हूँ, चलिए ठीक। अब हम लोग एक टॉपिक है जीवद्रव्य संकुचन वो पढ़ते हैं। नोट लेकर लिख लीजिएगा, जीवद्रव्य संकुचन, नोट, जीवद्रव्य संकुचन। देखिए इसमें क्या है, जीवद्रव्य संकुचन मतलब क्या, जो जीव के अंदर जो द्रव्य है उसको बाहर निकल जाएगा, यानी संकुचित हो जाएगा। संकुचित मतलब क्या, छोटा हो जाएगा, उसी को कहते हैं संकुचन। तो इसमें से जो द्रव होगा वो बाहर निकल जाएगा, किस विधि से, परासरण विधि से। अगर बाहर निकल जाएगा विधि से तो उसे क्या कहते हैं, जीवद्रव्य संकुचन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में प्लाज्मोसिस कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। परासरण विधि से अगर उसमें का जो द्रव है वो निकल जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसका आकार जो होगा एकदम छोटा हो जाएगा। ये टॉपिक हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है इम्पोर्टेंट टॉपिक कोशिका द्रव्य। जो कोशिका द्रव्य है कोशिका द्रव्य है। कोशिका द्रव्य में हम लोग को पढ़ना क्या है, देखिए कोशिका द्रव्य जो कोशिका द्रव्य है यानी कोशिका झिल्ली के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, कोशिका झिल्ली के अंदर पाई जाती है।
और दूसरा पॉइंट में आप क्या लिखिएगा, तो ये कैसा होता है, अर्ध तरल होता है, गाढ़ा आगे लिख दिया, थोड़ा गाढ़ा होता है, गाढ़ा, अर्ध तरल और जेली जैसा। इसका नेचर कैसा होता है, जेली जैसा होता है। देखिए गाढ़ा होता है, अर्ध तरल होता है, गाढ़ा होता है, अर्ध तरल और जेली जैसा होता है। ये पॉइंट। और कोशिका के अंदर देखिए किसी भी चीज़ को जीने के लिए क्या, उसको पोषक पदार्थ के लिए, अगर जीवित रहना है तो पोषक पदार्थ की जरूरत होती है। वैसे ही जो कोशिका का अंगक है उनको जीवित करने के लिए क्या चाहिए, कोशिका पोषक पदार्थ के लिए चाहिए। तो जो कोशिका द्रव होता है पोषक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करता है। पोषक पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में, तक ले जाने में, ले जाने में मदद करता है। ठीक। और विभिन्न पदार्थ के रासायनिक पदार्थ, जैसे आपको हो गया प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और वसीय अम्ल, जिसको इंग्लिश में फैटी एसिड कहते हैं, इसका स्रावन भी करता है, सिक्रेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। जैसे आपको फैटी वसीय अम्ल हो गया, जिसको एक होता है केंद्रीय अम्ल, जिसको क्या बोलते हैं, केंद्रीय अम्ल, जिसको न्यूक्लिक एसिड को बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड को बोलते हैं प्रोटीन। स्रावन कहाँ होता है, सिक्रेशन। प्रोटीन का स्रावन कोशिका द्रव्य में होता है, द्रव्य में होता है। और एक और पॉइंट है, जो कि सभी कोशिकाएं किस में रहते हैं, तो कोशिका द्रव्य में ही रहते हैं। सभी कोशिकाएं कहाँ रहते हैं, कोशिका द्रव्य में ही रहते हैं। तो ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाता है, कैसा होता है, गाढ़ा, अर्ध तरल और जेली के समान होता है। और पोषक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कौन सा हेल्प करता है, तो कोशिका द्रव करता है। और वसीय अम्ल, केंद्रीय अम्ल और जो प्रोटीन का निर्माण होता है मतलब, तो कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में ही होता है। वही। और एक होता है ग्लूकोज का विघटन कहाँ होता है, ग्लूकोज का विघटन भी आपको जो होता है कोशिका द्रव्य में ही होता है। अब सब टॉपिक हो गया। आपको आशा करता हूँ सब आप अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे। इसको सबसे पहले आपको नोट्स बनाना है, अपने हाथों से जितने लिखिएगा उतना ज़्यादा याद रहेगा। और भी कुछ अगर दिक्कत हो तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह का अगर वीडियो चाहते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद।